बोलो कैसी लग रही है दिवाली? दिवाળી આપણે શું લેવા દેવા बात सही है। मार्केट क्या बोल रहे हैं? માર્કેટ હજી ઠોકાશે 16,000 12,000 के 5-6 लाख ना टीवी लिखा से we can use them ટુ બાય શેર્સ धीमे धीमे पड़े तो 6 મહિના છે તું બી જોઈ શકો 7.67% ટીડીએસ ની મગજમાં નહીં એટલે પપ્પાના ખાતામાં એવું કરે તો ટેક્સ ખોટું નહીં શોર્ટ ટર્મ માટે કારણ કે બેંકમાં આપણી એવા રેટ નહીં ચાલતા આપણે ધંધો મહિને 2% રિટર્ન ઉપર ચલાવીએ છીએ આપણે ટીવીમાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ કઈ રીતે ચાલે તો બી 2% બરાબર છે સાહેબ અમારા પૈસા એબેન્ડોમાં નાખે છે પોતે ટીવીમાં પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરે સાહેબ ને તો લાંબા ટકવા ऑनलाइन में आवाज आ रही है मेरी ओके बाय वी आर स्टार्टिंग रीडिंग नंबर 50 चल वरुण ऑल द बेस्ट थैंक यू सर चल भाई हाँ सर बोलो सर પછી એક્ઝામ પછી એવું તો એકવાર મળી बाय बिंदास बिंदास બાય સર बाय हाँ नवंबर में है ना वरुण कई तारीख છે 15 નવેમ્બર બાય દિવાળી છે 12 फोट डालो रीडिंग नंबर 50 फिक्स इनकम कैश फ्लोज एंड टाइप्स मेरे को पता था जैसे ही मैं उधर जाऊंगा कोई घुसेगा दसू शरद पूनम ना गरबा करवा गया है बता 1 2 3 4 5 6 मतलब आज शरद 15 दिन बाद एग्जाम दिया एग्जाम थी नहीं कर पाऊंगा કાલે પેપર હે માર તો बहुत नींद आती है सर बैंक ऑफ बड़ौदा साहब लगा नींद उड़ानी है तो एक फ्यूचर ले ले कोई भी तेरी नहीं मम्मी पापा सबकी नींद उड़ जाएगी छोकरो आउटलाइन नो देगी हो कोई नहीं सोएगा चलो बैंक ऑफ बड़ौदा सारो છે હું ક્યારે બી એક સ્ટેર ને મારા માટે બેંક ઓફ બરોડા ઇઝ ઓલવેઝ આઈ કમ્પેર ઇટ વિથ કેનેરા બેંક એટલે કમ્પેરિંગ ઇટ વિથ કેનેરા બેંક એનું રિટર્ન જે છે એ જેટલું હોવું જોઈએ એટલું નથી એટલે બેંક ઓફ બરોડા મને સારું લાગે છે કારણ કે फ्रॉड कर दिया ना इसमें क्या इसमें क्या पता नहीं कहाँ पे मतलब खुद ही खाता मतलब जिनका खाता था ना उसका अपना नंबर लिंक कर दिया और लोगों के खाते में से पैसा उठा लिया
पर वो तो छोटे छोटे होंगे ना, ऐसे तो एक्सिस बैंक में हर साल में 4-5 कांड होते रहते हैं। बड़े लेवल पे किया वैसे, एक नंबर से 100 अकाउंट लिंक कर लिए, सबको लूट रहे, बैंक वाली अंदर हुई। सैलरी कम मिलती थी। चलो ओपन पोजीशन हो गई सर फ्यूचर्स। पेटीएम बेटर बोला है आगे। चलो अब पढ़ाने दो, वरना मैं यस बैंक क्या होगा? ओके। Fixed income cash flows and types. A typical bond has a bullet structure where principal is paid back in single payment at maturity. Reading 50. Periodic payment across the life of the bond are purely interest payments. 10 साल का बॉन्ड है तो 10 साल तक सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा और 10वें साल पे प्रिंसिपल वापस मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के कैश फ्लो होंगे। 5% $1,000 का बॉन्ड है, 5% का रेट है, तो तुमने क्या किया, 50 50 50 50 50 4 साल दिए और 5वें साल 1050 दे दिए, बराबर। और तुम्हारी लायबिलिटी कितनी बची, 1000 और 5वें साल लायबिलिटी कितनी हो गई, 0। फिर फुल्ली अमोर्टाइजिंग, तो उसको होम लोन के जैसे गिनने का कि 5% का बॉन्ड है, 1000 का है, राइट। तो मैंने क्या किया, पीवी में डाल दिया 1000, बराबर, और पीएमटी सॉल्व कर दिया, एफवी में डाल दिया 0, राइट, पीएमटी में डाल दिया पीएमटी क्वेश्चन मार्क, और सॉरी एक सेकेंड रुको, पीएमटी मेरे को सॉल्व करना है। 1000 रुपए है, मुझे 5 साल के बाद देने हैं और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। तो मैंने पीवी में 1000 डाला, आईवाई में 5% डाल दिया, इंटरेस्ट में 5%, नंबर ऑफ ईयर्स 5 है मेरे, और पीएमटी सॉल्व कर दिया एफवी 0 डाल के। तो मुझे एक अमाउंट देने का आया 230.9। तो मैं 5 साल तक 230 दूंगा, राइट। तो इफेक्टिवली आज जिसने $1000 इन्वेस्ट किया है उसको 5% का रिटर्न छूट जाएगा, राइट। ये फुल्ली अमोर्टाइजिंग हुआ। फिर पार्शियली अमोर्टाइजिंग। पार्शियली अमोर्टाइजिंग में क्या है, बॉन्ड कैन बी स्ट्रक्चर्ड टू बी पार्शियली अमोर्टाइजिंग so that there is a repayment of some maturity, some principal at maturity. Unlike a bullet structure, the final payment includes just the remaining unamortized principal amount rather than full principal amount, right? तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि भाई तुम्हें 5वें साल 200 रुपए का प्रिंसिपल दूंगा, राइट, और 5 साल तक तुम्हें अमोर्टाइज अमाउंट दूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पीवी में 1000 डाल दिया, राइट। एफवी में जो 5वें साल देने वाला हूं वो -200 डाल दिया, राइट, और पीएमटी सॉल्व कर दिया, आईवाई में 5 डाल के और एन में 5 डाल के, समझे। तो ये पार्शियली अमोर्टाइजिंग हुआ। गॉट इट ना। इसका कैलकुलेशन आ सकता है, कोई गधे ने पूछ लिया तो ये सॉल्व करना आना चाहिए। अगर ऐसा बोले कि 300 लास्ट में दूंगा और बाकी अमोर्टाइज करके दूंगा, तो एफवी में -300, पीवी में 1000 और पीएमटी सॉल्व कर दो। पहले 4 साल तक वो पीएमटी दे देगी और 5वें साल वो पीएमटी प्लस 300। Okay, 200 is the final payment that I will make after 5 years. એટલા માટે એટલે કંપનીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વિચારે તો એને 1000 આજે મળી ગયા, એટલે પીવીમાં +1000, અને 5 વર્ષ પછી એને 200 આપવાના છે, એટલે એફવી -200, અને 5 વર્ષ સુધી જે આપવાનું છે દેટ ઇઝ પીએમટી. સમજો ને કેશ ફ્લોના ટર્મ્સમાં. એટલે હવે આ સ્ટ્રક્ચર બનાવેલું છે કંપનીએ. હા હા, मतलब सर जहाँ पर रिकरिंग पेमेंट्स आएंगी वहाँ पर पीएमटी कैलकुलेट। रीडिंग नंबर 50 बुक आ गई आपके पास, रीडिंग नंबर 50, राइट। उसके अंदर हम लोगों ने नॉर्मल बॉन्ड कैसे कैसे पैसे देते हैं वो हमने देखा।
अभी हम सिंकिंग फंड प्रोविजन और वाटरफॉल स्ट्रक्चर पे है. पहला पेज लगभग खत्म हो गया. Other types of amortization schedule include sinking fund provisions for bonds and waterfall structures for asset-backed securities and mortgage-backed securities. Sinking fund provision provide for repayment of principal through a series of payment over the life of the bond issue. For example, a 20-year issue with face amount of 300 million may require that the bond trustee redeems $20 million of the principal from investor selected at random each year beginning in the 6th year. समझे? तो सिंकिंग फंड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मैं 5 साल तक तो पूरा 300 मिलियन पे ब्याज दूंगा, फिर छठे साल से 20वें साल तक हर साल में 20-20 मिलियन प्रिंसिपल रीपे करते जाऊंगा. राइट? तो छठे साल मुझे इंटरेस्ट 280 पे देने का आएगा, फिर 260 पे देने का आएगा. इस तरह से मेरा प्रिंसिपल अमाउंट छोटा होता जाएगा. शंकरलाल, 2 मिनट तेरे को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. सर तो पेमेंट आफ्टर 5th ईयर स्टार्ट થશે ना. ना ना ना, फॉर फर्स्ट 5 years यू विल गिव द इंटरेस्ट ना. हां એટલે मेन प्रिंसिपल जे છે यस, इसको पीछे लेके मेरे को एडजस्ट कर दो. थोड़ा सा पीछे जाओ ना, थोड़ा थोड़ा. दो मिनट. वी रीस्टार्ट इन 2 minutes ऑनलाइन. बस एक घंटे लगते हैं एडजस्ट करने. ये पैर को थोड़ा साइड में आपको लेके, किसी की बात है नहीं पहले साइड में लेके पीछे दो. अब वो भला ही ना करता. पीछे दो और चलो अब इस तरफ आगे खींचो. ए पीछे से बराबर करो. तकिया तक कई बार लिखे छो के सर सीधा करा दबा दो. bueno podrá ya peli baca terprokat चलो apa जी धीरे धीरे आने दो. पूरा हिल रहा है. आने दो. ओके. બસ આ થોડુંક બરાબર છે જોઈ લો ને. કોઈક ये चेक कर लो ना. ढीला तो नहीं हो गया है ना? लूज तो नहीं हो गया? थोड़ा टेढ़ा है, टिल्ट चलेगा. चलेगा वैसे तो. ओके. Sinking fund provisions offer both advantage and disadvantage to bondholders. On the plus side, bonds with sinking fund provisions have less credit risk because the periodic redemptions reduce the total amount of principal to be repaid at maturity. क्योंकि हर साल मैं 20-20 मिलियन रीपे करते जा रहा हूँ, तो मैच्योरिटी पे जो एक साथ झटका आएगा वो नहीं आएगा, आने वाला होगा वो. राइट? The presence of sinking fund, however, can be disadvantage to bondholders when interest rate fall due to reinvestment risk, which is the possibility of receiving cash flows early and only being able to reinvest them at lower yields. समझे? इंटरेस्ट रेट नीचे जाते जा रहे और तुम मुझे बीच में पैसा देते जा रहे हो. मैं ये सोच के आया था कि तुम मुझे 12% 15 साल 20 साल तक दोगे, लेकिन तुम तो छठे साल से हर साल मेरे को थोड़ा थोड़ा रीपे कर रहे हो और अब मार्केट में 12% रेट भी नहीं रहा है, तो मैं जो री इन्वेस्ट कर पाऊंगा वो रेट कम हो जाएगा. राइट? Waterfall structures are used to establish principal payment to holders of ABS and MBS. These structure products can be split into tranches of varying seniority. A common waterfall structure is for junior tranches not to receive any principal payment from the collateral pool until all senior tranches have been fully repaid. Interest payments would still be made
to all the trenches, right? So basically क्या है कि जब तक मैंने क्या किया, मेरा जो MBS है उसको 2 ट्रेंचे में डिवाइड किया, एक सीनियर वाला और दूसरा जूनियर वाला. सीनियर वाला मतलब जो ज्यादा सिक्योर्ड है. तो जब तक सीनियर पूरा का पूरा रीपे नहीं हो जाता तब तक जूनियर वाले का रीपेमेंट स्टार्ट नहीं होगा, राइट? इस तरह का मैंने कंडीशन डाल दिया, राइट? इंटरेस्ट तो दोनों को मिलेगा, लेकिन रीपेमेंट में पहले सीनियर को 0 करना है, फिर जूनियर की बारी आएगी. There are several coupon structures besides a fixed coupon structure. We summarize the most important ones here. कहाँ गया? Variable interest debt, ये रहा ना, VID. Some bonds pay periodic interest that depends on the prevailing market rate of interest at the future coupon payments are prevailing market rate of interest at the time future coupon payments are made. These bonds are called floating rate notes or floaters. The variable market rate of interest is called MRR, market reference rate, and FRN promises to pay MRR plus some fixed margin, which is credit spread. This added margin is typically expressed in basis points, right? 0.01% मतलब 1 basis point, 0.20% मतलब 20 basis points, right? 2% मतलब 200 basis points, right? Most floaters pay quarterly coupons and are based on quarterly reference rate. As an example, consider a FRN that pays quarterly interest of MRR plus 75 basis points. If the annualized MRR in quarter is 2.3%, then 2.3 plus 0.75 divided by 4, तो क्वार्टरली 0.76 25% मिलेगा. समझे? अभी अमेरिका में रेट्स बढ़े, बाकी तो अमेरिका में तो रेट्स ऐसे ही थे ना, राइट? अभी तो क्या है कि अभी वहाँ पे रेट ट्रेजरी यील्ड वो वहाँ पे 4.85 हो गया, 5% के आसपास हो गया. वहाँ के हाउसिंग लोन्स जो है वो अभी अपने लोन के आसपास, अपने लोन 9% के वहाँ पे 7-7.5% पे पहुँच गए, राइट? तो उनको तो ऐसा झटका लगा है अमेरिका और कनाडा वालों को, मतलब बैंड बज गई है. पर ये जो पैसा छापा है वो कहीं ना कहीं तो बैंड बजाएगा. इतना सारा पैसा एक साथ मार्केट से निकल भी नहीं सकता, जब तक निकलेगा नहीं तब तक वो ऐसी बैंड बजाता रहेगा लोगों की. क्रिप्टो में सर बढ़िया ना, बहुत सारे लोग मिलियन है, बिलियन है, $50 के लेके जब काम क्रिप्टो में तो अभी 2-3 दिन पहले बहुत चले सब क्रिप्टोस. ऐसा न्यूज़ चल रहा था कि क्रिप्टो का ETF आ रहा है, तो दे सारे के सारे क्रिप्टोस लूले लंगड़े सब भागे कि ये भी ETF में घुस जाएगा. वापरता जैसे क्राइम के लिए तो बहुत सही है पेमेंट मेथोडोलॉजी क्रिप्टो. ओके, अदर कूपन स्ट्रक्चर्स. Step up coupon bonds are structured so that the coupon rate increase over time according to the predetermined schedule, providing protection to investors against interest rate rising over the life of the bond. Right? Step up मतलब कूपन बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हैं. अभी 6% पे चालू किया, फिर अगले साल 6.5 मिलेगा, उसके अगले साल 60% मिलेगा, ऐसा, राइट? क्योंकि ऐप बैंक में अगर पैसे रखने जाओ तो 1 साल का जो रेट होता है 2 साल का रेट उससे ज्यादा ही होता है ना, 3 साल का रेट उससे भी ज्यादा होगा. तो यहाँ पे बॉन्ड भी तुम्हें वो ऑफर कर रहा है, राइट? कूपन चेंजेस कैन बी also linked to future potential events. For example, loans to borrowers of lower credit quality called leverage loans often have coupon that increase if the credit quality of the issuer decrease further, right? So अगर मैंने जब बॉन्ड इशू किया तब मेरा रेटिंग AAA था, तो मैं 6% का बॉन्ड इशू किया. अब अगले साल मेरा रेटिंग AA हो गया तो मुझे 8% देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मेरा रेटिंग खराब हुआ तो मेरा रिस्क बढ़ गया, तो मुझे रेट बढ़ा के देना पड़ेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, द टर्म शीट ऑफ लीवरेज लोन माइट स्पेसिफाई दैट द कूपन टू बी पेड इज MRR plus 2.5%. However, the issuer's debt to EBITDA rise above 3, then the coupon will be
कूपन पेड विल इंक्रीज टू MRR प्लस 3%, मतलब मेरी फाइनेंशियल्स खराब हुई तो मेरा कूपन जो है वो बढ़ जाएगा। तो रेटिंग पे नहीं, मेरे फाइनेंशियल्स पे बात आ गई कि डेट टू EBITDA अगर मेरा 3 से कम है तो MRR प्लस 2.5, और 3 से बढ़ गया तो MRR प्लस 3 दूंगा मैं, राइट। पेमेंट इन काइंड बॉन्ड्स, बोलो पेमेंट इन काइंड क्या देते होंगे? allows the issuer to make coupon payment by increasing the principal amount of the outstanding bonds, essentially paying bond interest with more bonds. इंटरेस्ट नहीं देने का, बॉन्ड्स देने के और, राइट। तुमने लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो लाख रुपए का 10% तुम्हें लेने का है, तो 10,000 का इंटरेस्ट हुआ, बराबर। तो 1,000 रुपए का बॉन्ड है तो अगले साल मैंने तुम्हें और 10 बॉन्ड दे दिए, तो लाख रुपए के तो बॉन्ड थे, अब तुम्हारे पास और 10,000 के और बॉन्ड्स आ गए। अब हाँ, तो मतलब अब ये भी एक्यूमुलेट हो रहा है। बस बनाओ बनाओ, जितना बन सके उतना बनाओ। आवा मूर्खा આપણને કેમ નથી પડતા? मुझे भी ऐसे लोग चाहिए, पैसे देते जाए देते जाए देते जाए, राइट। फॉर्म्स ऐसे मतलब ढूंढने जाओ तो मिल भी जाते हैं, मतलब हम शिद्दत से मेहनत नहीं करते हैं। बाकी ये दुनिया में तुम्हें जो भी करना है, जितना भी लोगों को बनाना है, राइट, तुम ढूंढ के बना सकते हो लोगों को, राइट। वो तेल की साला स्टैम्प पेपर छापता था, राइट, और लोग लेते थे, राइट। कितने सारे ये सहारा वाले ने तो गांव गांव में एजेंट्स बिठाए थे। तुमने सहारा का कांड देखा है? नेटफ्लिक्स में उसकी वो है, हाँ, बैड बॉयज बिलियनर। मतलब गांव गांव के जो सबसे मतलब पढ़े लिखे हो ना, तो चलो चलो तुम सहारा के डिस्ट्रीब्यूटर बना देता हो, और वो फिर पूरे मतलब गांव में मार्केटिंग करेगी, ये करेगी वो करेगी, सबके पैसे वो बंगाली बाबू के पास जेब में। जबरदस्त गेम थी। चलो, firms that issue PIK bonds typically do so because they anticipate that firm cash flows may be less than the required service that required to service the debt। मतलब डेट चुकाने की औकात नहीं है तो इंटरेस्ट गिन गिन के उसके बॉन्ड दे देते हैं अपने। Often because of higher levels of debt finance, these bonds typically have higher yields because of the lower perceived credit quality implied by expected cash flow shortfalls, or simply because of the high leverage of the issuing firms. More recently, green bonds have been issued where the coupon paid increase if certain environmental goals are not met by the issuer over specified time frame। ठीक है, तुम SRF हो, तुम केमिकल बना रहे हो, तुम्हारे कार्बन एमिशंस कितने होने चाहिए वो फिक्स्ड है, तुमने उससे ज्यादा कार्बन एमिट किए तो तुम्हें ज्यादा रेट कूपन देना पड़ेगा, राइट। एक सेकेंड, index linked bond has coupon payment or principal value that is based on specific published index, right? So principal value जो है, right, वो इंडेक्स के ऊपर होगी। तो मतलब मुझे लोगों को इंटरेस्ट का मतलब ज्यादा करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं उनको बोलूंगा कि भाई 1000 का बॉन्ड 8% कूपन, ठीक है, और आज के दिन का जो निफ्टी है वो अपना रेफरेंस रेट, हर साल जो निफ्टी का जो रेट होगा, राइट, वो हो जाएगा तुम्हारा नया प्रिंसिपल, और उसके बेस पे तुम्हें उस साल का इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। सो बेसिकली अगर निफ्टी 50% गिर गई तो मुझे 50% ही रीपे करने के होंगे। लेकिन लोग क्या सोच के बाय करेंगे कि निफ्टी बढ़ेगी 25-30%, तो अपनी प्रिंसिपल वैल्यू भी 25-30% बढ़ जाएगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इंडेक्स लिंक्ड बॉन्ड्स, राइट। ऐसे बॉन्ड लाने के कब, जब मार्केट में भरपूर तेजी आ गई हो तब लेके आने के, क्योंकि तब कोई भी 20,000 पे सब 40,000 की ही बात करते हैं, कोई 20,000 पे 15,000 की बात नहीं करता। इंडिया में भी है इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स। तो तुम्हारा आज का टास्क ये है कि इंडिया के इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स अभी क्या यील्ड दे रहे हैं वो स्टडी करना, राइट। Inflation linked bonds called linkers are the most common type of index linked bonds which increase their cash flow in line with specific inflation index such as CPI in US
to protect the real value of cash flows promised to investors. सही है? सो वो अपना कैश फ्लो बढ़ाएंगे इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन देने के लिए, राइट? लेकिन इंडिया में अलग अलग तरीके से ऑपरेट होता है, तो तुम एक बार देखना और फिर मुझे बताना क्या था. Different structure of inflation linked bonds include the following. Interest indexed bonds. The coupon rate is adjusted for inflation while the principal value remains unchanged. ठीक है? सो मेरा कूपन रेट जो है वो मैंने बोला कि इन्फ्लेशन प्लस 2%. तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन चेंज होगा वैसे वैसे वो चेंज होता जाएगा. Capital index bonds. This is the most common structure in US. They call it TIPS. Treasury inflation protected securities. The coupon rate remains constant, but the principal value is increased by the rate of inflation. So इंडिया में भी ये होता है. 1000 का बॉन्ड है, आज मैंने इश्यू किया जब इंडिया का CPI है 250, राइट? अब रीपेमेंट के टाइम पे CPI 400 हो गया, तो 250 का 400 तो 1000 का कितना, तो प्रिंसिपल वैल्यू तो अब 1600 की हो जाएगी. समझे? TIPS investors receives the maximum inflation adjusted principal or the unindexed par amount at maturity. So तो discount bonds also ना tips. हाँ? Discount bond असेल mostly तो tips. ना 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 Principal भी સાથે what's on coupon payment. કૂપન તો તારું એનું જ રહેશે, પણ પ્રિન્સિપલ વધી જશે જ્યારે મેચ્યોરિટી ઉપર, રાઈટ? To better understand the structure of capital index bonds, consider a bond with par value of 1000 at issuance of 3% annual coupon rate paid semi-annually and a provision that principal value will be adjusted for inflation. If 6 months after issuance, the reported inflation has been 1% over the period, the principal value of the bond is increased by 1000 plus 1% मतलब 1010, and now the coupon will be 6 month coupon is calculated as 1.5% of 1010. तो यहाँ पे कूपन में भी इम्पैक्ट आया, राइट? टिप्स में कूपन में इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, कूपन तुम्हारा सेम ही रह रहा है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा कूपन भी बढ़ रहा है. समझ रहे हो ना? यस. With this structure we can view the coupon rate of 3% as the real rate of interest. Unexpected inflation will not decrease the purchasing power of coupon rate, and the principal value paid at maturity will have approximately the same purchasing power as the $1,000 par value did at bond issuance. Thus, investors are fully protected against inflation over the life of the bond. सही है? जीरो कूपन बॉन्ड पता है? 1000 का बॉन्ड है, 700 में इश्यू हुआ, मैच्योरिटी पे 1000 मिल जाएगा, राइट? तो वो क्या हो गया? जीरो कूपन बॉन्ड. डिफर्ड कूपन बॉन्ड, a regular coupon payment do not begin until a specific time after issuance. बराबर? तो 5 साल के बाद कूपन पेमेंट चालू होगा, लेकिन 5 साल तक का जो इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट होके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और उसके बेस पे कूपन पेमेंट चालू होगा, राइट? दैट इज डिफर्ड. These bonds can be appropriate financing for issuers with low credit rating or with large projects that will not be completed and generate revenue for some period after bond issuance. Zero coupon bonds can be considered the most extreme type of deferred coupon bond, and like zero coupon bonds, deferred coupon bonds often trade below par to provide investors with yields they demand. Project not be completed. નોટ બી કમ્પ્લીટેડ એટલે થોડાક ટાઈમ સુધી, એટલે તું 30 વર્ષનો પ્રોજેક્ટ. ના એટલે તું છું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપની, તારું કામ છે કે ભાઈ બ્રિજ બનાવું અને પછી ટોલ કલેક્ટ કરું, તો બ્રિજ તો 4 વર્ષ પછી બનશે અને બોન્ડનું વ્યાજ અત્યારથી આપી દેવાનું એવું તને નથી પોસાય એવું, તો તું આવો ડિફર્ડ કૂપન બોન્ડ ચાલુ કરે કે જેમાં વ્યાજ બી 4 વર્ષ પછી આપવાનું ચાલુ કરે પણ પૈસા આજે રહે. હા, યસ.
fixed income contingency provision. Contingency provision in a contract describes an action that may be taken if an event actually occurs. Contingency provision is in bond indentures are referred to as embedded options. Embedded in the sense that they are an integral part of bond contract and are not a separate security. Some embedded options are exercisable at the option of the issuer of bond, so they are valuable to the issuer. Others are exercisable at the option of the purchaser, so they have no value to the bondholder. So they have value to the bondholder. Right? ऐसे 3 तरीके के bonds होते हैं, callable, putable and convertible. Right? Bonds that do not have contingency provisions are referred to as straight bonds और option free bonds. ठीक है, ये वो वाला straight नहीं है. ठीक है, ओके. सो कॉलेबल, पुटेबल एंड कन्वर्टेबल. ठीक है, कॉलेबल बॉन्ड में क्या होता है, किसके पास राइट होता है, इश्यूअर के पास राइट होता है. बिफोर मैच्योरिटी अगर वो चाहे तो बॉन्ड को वापस खींच लेगा. राइट. शंकरलाल, ये बाजू आओ तो जल्दी. नैपकिन घुमाओ तो आँख के पास कुछ, आँख और कान के पास एक नानी जीवात करेगा जो तो फिर वो बारह रुपये वो आँख के पास, आँख के ऊपर. कान के पास ले लो. ये बाजू भी ले लो. बस चलो रख दो नैपकिन और हाथ खींचो, नीचे से खींचो. Callable bond gives the issuer the right but not the obligation to redeem all or part of the bond issued at a predetermined fixed rate. As an example of a call provision, consider a 6% 20-year bond issued at par on June 1, 2022, for which the indenture includes the following call schedule. The bond can be redeemed by the issuer at 102% after June 1, 2027. बराबर 5 साल के बाद अगर बॉन्ड को रिडीम करना है तो 100 रुपए का बॉन्ड 102 में रिडीम कर सकता है. राइट. द बॉन्ड कैन बी रिडीम्ड बाय इश्यूअर एट 101% ऑफ पार आफ्टर जून 1, 2030. 8 साल के बाद रिडीम करेगा तो 1% एक्स्ट्रा देगा. बाकी 20 साल में तो रिडीम करना ही है उसको, क्योंकि 20 साल बॉन्ड का लाइफ है. और 10 साल के बाद अगर रिडीम करना हो तो 100% पे ही रिडीम करेगा. बराबर. फॉर द 5-year पीरियड फ्रॉम द डेट अंटिल जून 27 द बॉन्ड इज नॉट कॉलेबल. सो उसको बोला जाता है फॉर 5 years देयर इज अ कॉल प्रोटेक्शन. राइट. फ्रॉम June 1 इट इज रिफर्ड टू एज द फर्स्ट कॉल डेट. द कॉल प्राइस इज 102. राइट. फिर सेकंड कॉल डेट जो है वहां पे कॉल प्राइस है 101. तो ये चीज तो हमको पता है. कॉल ऑप्शन हैज वैल्यू टू द इश्यूअर बिकॉज इट गिव्स द इश्यूअर द राइट टू रिडीम द बॉन्ड अर्ली. एंड इश्यू अ न्यू बॉन्ड इफ द मार्केट यील्ड ऑन द बॉन्ड डिक्लाइंस. रेट अगर गिर गए तो मैं 2% ज्यादा देकर बॉन्ड को मार्केट से वापस खींच के नए सस्ते बॉन्ड इश्यू कर सकता हूं. दिस कुड अकर ईदर बिकॉज इंटरेस्ट रेट इन जनरल हैव डिक्रीज्ड और बिकॉज द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द बॉन्ड हैज इंक्रीज्ड. कंसिडर अ सिचुएशन वेयर द मार्केट यील्ड ऑन 6% 20-year bond has declined from 6% at the issuance to 4% on June 1. If the bond did not have the call option, it would trade at approximately 1224.
क्योंकि रेट गिर गया तो बॉन्ड का भाव शूट अप हो जाएगा, राइट। और कॉल प्राइस के कारण वो बॉन्ड कितने में कॉल बैक हो सकता है? सिर्फ 1020 में, 2% प्रीमियम पे, राइट। सो बेसिकली क्या हुआ, विद अ कॉल प्राइस ऑफ 102 द इश्यूअर कैन रिडीम द बॉन्ड एट 1020 and borrow the amount at current yield of 4%, reducing the annual interest from 60% to from $60 to 40.8। सही है। अभी मैं 1000 पे 6% दे रहा हूं, उसकी जगह मैं 1020 पे 4% दूंगा, तो मेरा राइट तो कॉलेबल बॉन्ड होंगे ना, उसमें मार्केट वैल्यू जो है ना वो एक्चुअल रेट पे ट्रेड भी नहीं हो रही होगी, वो थोड़े डिस्काउंट पे ही ट्रेड हो रही होगी। ये डर से कि साला अगर कॉल बैक हो गया तो पूरा का पूरा गेन हवा हो जाएगा, समझे? सर वो कॉमन कर दो ऐसे आप उसको कूपन पेमेंट्स भी आया जैसा ना थोड़ा हायर होए, थोड़ा कॉलेबल होए। Investor holding the call options create call risk for the bondholders. Call risk relate to the fact that bondholders face an uncertain redemption date. For a bond that is in the call period, the call price will put an upper limit on the value of the bond in the market. Due to call risk, the bondholders will demand a higher yield. बराबर है तारा क्वेश्चन जसमीत, राइट। क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो वो लोग हायर यील्ड भी डिमांड करेंगे एंड विल पे अ लोअर प्राइस फॉर कॉलेबल बॉन्ड देन दे वुड for an otherwise equivalent straight bond. The difference in price between callable bond and otherwise identical non-callable bond is the value of call option. सही है? Putable bonds. Putable bond में किसके पास राइट होता है? इन्वेस्टर के पास, कि मैच्योरिटी से पहले वो चाहे तो बॉन्ड वापस दे देगा। Putable bond gives the bondholder the right to sell the bond back to the issuing company at a pre-specified price, typically par. Bondholders are likely to exercise such an option when the price of bond is less than the put price because the interest rate risk have risen or credit quality of the issuer has fallen. तुमको पता है कि जब तुमने पैसा डाला था तब कंपनी रिलायंस थी, मुकेश वाली, अब रिलायंस हो गई अनिल वाली, तो तुम चाहिए चाहोगे कि भाई मेरा बॉन्ड पुटेबल हो ताकि मैं इसके बॉन्ड वापस दे के अपने पैसे निकाल दूं। अनलाइक अ कॉलेबल बॉन्ड, द एम्बेडेड ऑप्शन फॉर अ पुटेबल बॉन्ड हैज वैल्यू टू द बॉन्ड होल्डर्स बिकॉज द चॉइस ऑफ वेदर टू एक्सरसाइज द ऑप्शन इज इन द बॉन्ड होल्डर्स हैंड। फॉर दिस रीजन अ पुटेबल बॉन्ड विल सेल एट अ हायर प्राइस देन एन अदरवाइज इक्विवेलेंट स्ट्रेट बॉन्ड. The difference in price between an otherwise identical straight bond and a putable bond is equal to the value of put option to the bondholder. सही है? So putable bond जो है वो इन्वेस्टर उसके लिए प्रीमियम देगा, और प्रीमियम देगा इसीलिए वो वैल्यू ऑफ क्या हो गया, स्ट्रेट बॉन्ड और उसका डिफरेंस वो वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन हो गया। और कॉलेबल बॉन्ड होगा वो डिस्काउंट पे लेगा, तो जो डिस्काउंट है वो क्या हो गया, वैल्यू ऑफ कॉल हो गया। समझे ना? क्या हुआ? पूछे थे वो कॉल ऑप्शन में बोलने અહીંયા ઉપર કેમ 1000 ઉપર 6% ને 1020 ઉપર 4%? કારણ કે તે જ્યારે બોન્ડ ઇસ્યુ કર્યો ને ત્યારે $1000 ઇસ્યુ કરેલો અને બજારમાં રેટ 6% હતું, એટલે તારે 1000 ઉપર 6% એટલે $60નું ઇન્ટરેસ્ટ દેવું પડશે. પણ જ્યારે બોન્ડ તું પાછો ખેંચવાનો છો બરાબર, ત્યારે તું એને 2% પ્રીમિયમ ઉપર રિડીમ કરીશ, એટલે 1000ના 2% પ્રીમિયમ એટલે 20નું પ્રીમિયમ થાય, એટલે 1020 ઉપર તું રિડીમ કરીશ બરાબર. અને એ 1020 પર ઇફેક્ટિવલી તું નવા બોન્ડ ઇસ્યુ કરીને રિડીમ કરે તો તારે ખાલી 4% જ વ્યાજ આપવું પડશે, કારણ કે હવે બજારમાં વ્યાજ કેટલું થઈ ગયું, 4%. યસ, ઠીક है. કન્વર્ટેબલ બોન્ડ્સ, they give the bondholder the option to exchange the bond for a specific number of shares of the issuing corporation's common stock. This gives bondholders the opportunity to profit from increase in the value of common shares. Because the conversion option is valuable to bondholders, convertible bonds can be issued with higher price
and therefore lower yields, which is an advantage to the issuer compared to otherwise identical straight bonds. सही है? So put option वाले बॉन्ड ज्यादा भाव पे इश्यू कर सकते हो, कन्वर्टेबल बॉन्ड को ज्यादा भाव पे इश्यू कर सकते हो, क्योंकि लोगों को कन्वर्जन के बेनिफिट का गाजर दिखता है, राइट? Some terms related to convertible bonds are conversion price. This is the par amount per share at which the bond may be converted to common stock. Conversion ratio. This is equal to the par value of the bond divided by the conversion price. If a bond with $1,000 par value has conversion price of 40, its conversion ratio is 25 shares per bond. Conversion value. This is the market value of the share that would be received upon conversion. Bond with a conversion ratio of 25 shares, when the current market price is 50, has a conversion value of 25 into 50, 1250. सही है? Warrants. An alternative way to give bondholders an opportunity for additional returns when the firm's common shares increase in value is to attach warrant to straight bonds when they are issued. Right? तो सिर्फ बॉन्ड इश्यू मत करो, साथ में वारंट भी दो. राइट? वारंट में क्या होगा कि ये $1000 का बॉन्ड है, इसके ऊपर 8% ब्याज तो मिलेगा, बराबर? इसके ऊपर तो मेरे को और $40 दे. राइट? जब बॉन्ड मैच्योर होगा, राइट, तो जो भी भाव होगा उस टाइम पे, बराबर, उस टाइम पे जो भी भाव होगा, राइट, मैं ये $1000 पे तुझे वो शेयर दे दूंगा. राइट? तो तुमने $40 एक्स्ट्रा ले लिए और तुमने $1000 में बॉन्ड तो शेयर देने का प्रॉमिस कर लिया. समझे? सो दिस इज अ वारंट. वारंट गिव द होल्डर्स the right to buy firm's common shares at a fixed price over a given period. An example, warrants that give the holders the right to buy shares for 40 will have value if the common shares value is above 40 before the warrant expires. ठीक है? तो अपने केस में अगर शेयर की वैल्यू 1000 के ऊपर है तो ही लोग ये इसको एक्सरसाइज करेंगे. Warrants can be detached from bond and traded on an સિક્યોરિટીઝ એક્સચેન્જ. અકેલે વોરંટ કા ભી ટ્રેડિંગ હો સકતા હૈ. સર એટલે ધારો કે બેંક્સ નો શેર તો 2500 છે અને કોઈ પાસે વોરંટ્સ છે તો એને 2000 માં મળી શકે છે. રાઈટ? અને એ વોરંટ એને આપ્યો છે સપોઝ તે ₹50 બરાબર? તો એ ₹50 વોરંટ બી અત્યારે ટ્રેડ થતો હોય કે 2000 ના 10 વર્ષ પછી, રાઈટ, 10 વર્ષ પછી, સોરી, અત્યારે ₹2500 છે. નો એ ડિટેચ બી થઈને સિક્યોરિટી એક્સચેન્જમાં ટ્રેડ બી થાય. રાઈટ? એટલે તારો ટર્મ 10 years, બરાબર, અને પ્રીમિયમ તારું ₹50, રાઈટ, એ થયું ને? એટલે તું એવી સિક્યોરિટી કે જેની કરંટ પ્રાઇસ છે 2500, સ્ટ્રાઇક પ્રાઇસ છે 2000, બરાબર, અને ટર્મ છે 10 years, એના ઓપ્શનની વેલ્યુ કાઢી લે તો એ ₹50 તારો જે વોરંટ છે એ ઓપ્શનની વેલ્યુ ઉપર ટ્રેડ થતો હશે. એટલે આ કેસમાં તો 500 ઉપર, રાઈટ? કારણ કે 2500 શેર તું 2000 આપવાનો છો એટલે 500 પ્લસ ટાઈમ વેલ્યુ ઉપર ટ્રેડ થતો હશે. રાઈટ? પણ એવું હોય કે 2000 શેર તું 2500 આપવાનો છું તો પછી એનું વેલ્યુ કાઢ અને એ વેલ્યુ જે છે એ તારા 50 થી વધારે હોય તો તારો વોરંટ સેલ કરીને એમાં બી પ્રોફિટ કમાઈ શકે. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ વેઇટ ફોર ધ એન્ટાયર ટર્મ. વોરંટ એક કોન્ટ્રાક્ટ છે. યસ, તો ઇન્ડિયામાં છે વોરંટ છે. યસ. Contingent convertible bonds, COCOs, are bonds that convert from debt to common equity automatically if a specific event occurs. This type of bonds have been issued by some European banks. बराबर? तुम बैंक को लोन देके बैठे थे, सोचे थे पैसा वापस आएगा, बैंक ने तुम्हें शेयर कन्वर्ट करके दे दिए. क्यों? क्योंकि बैंक का टाइम खराब चल रहा है, राइट? तो तुम्हारी वाट लग गई कोको में, राइट? बैंक्स मस्ट मेंटेन स्पेसिफिक लेवल्स ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग. इफ द बैंक्स इक्विटी फॉल्स बिलो द रिक्वायर्ड लेवल, ऐसा कब होगा? जब लॉस बहुत तगड़ा होगा तो इक्विटी की वाट लग जाएगी.
right? They must somehow raise more equity financing to comply with regulations. COCOs are often structured so that if banks' equity capital falls below the given level, they are automatically converted to common stock. Barabar? This has the effect of decreasing the bank's debt liabilities and increasing its equity capital at the same time, which helps the bank to meet its minimum equity requirement. Okay. સર તો કોકોઝ અને પેમેન્ટ ઇન કાઇન્ડ સીમત થયું ને એક તરફ જોઈએ તો કોકોઝ અને પેમેન્ટ ઇન કાઇન્ડ આપણે આગળ જોયું એ સીમત થઈ કોકોમાં તો તકલીફ છે ને, પેમેન્ટ ઇન કાઇન્ડમાં તો તને વ્યાજના બોન્ડ મળી રહ્યા છે. કોકોમાં તો તને તારું બોન્ડ ક્યારે ઇક્વિટીમાં કન્વર્ટ થઈ જશે એ તને ખબર નહીં પડે. પેલું તો બોન્ડ છે એટલે તું ડેટનો ઇન્વેસ્ટર જ રહીશ, પણ આમાં તો તું ડેટમાંથી સીધો ઇક્વિટીમાં ઇન્વેસ્ટર બની ગયો હોઈશ. સપોઝ વાઇન્ડ અપ થઈ ગયું તો મને એઝ અ બોન્ડ હોલ્ડર મને એનું એડવાન્ટેજ મળશે. પેલામાં તો બધું રેસિડ્યુઅલ. હા, બેંક બંધ થઈ ગઈ તો પેમેન્ટ ઇન કાઇન્ડમાં પહેલા તને પેલા બોન્ડના પૈસા મળે. Bonds are subject to different legal and regulatory requirements that depend on whether they are issued and traded. Bonds of issuers domiciled in the same country as the market in which bonds are issued are traded as domestic bonds. क्या हाल चाल? Bonds of issuers from countries other than the market in which bonds are traded are referred to as foreign bonds. For example, a UK company raising US dollar to expand their US operations by issuing bonds that trade in US is a foreign bond issuance. समझे? So कोका कोला इंडिया में रुपए के बॉन्ड इश्यू करती है, बराबर? तो कोका कोला के लिए फॉरेन बॉन्ड हो गए, ओरिजिनल कोका कोला अमेरिका के लिए, राइट? समझे ना? यस. यूरो बॉन्ड्स आर इश्यूड आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ any one country and can be issued in any currency. These are subject to less regulations than domestic bonds in most jurisdictions and were initially introduced to avoid US regulations. Euro bonds should not be confused with bonds denominated in euros or thought to originate in Europe, although they can be both. Euro bonds got the euro name because they were first introduced in Europe and most are still traded by firms in European capital markets. Bond issued by a Chinese firm which is denominated in Chinese yen which is denominated in Japanese yen and traded in markets outside Japan would fit into the definition of a euro bond. बराबर? So यूएस में जाके तुम डॉलर की जगह रुपी के बॉन्ड इश्यू करते हो, इंडियन कंपनी, तो वो क्या हो गया? यूएस में एक यूरो बॉन्ड हो गया, राइट? यूरो बॉन्ड्स दैट ट्रेड इन at least one domestic market and in the euro market are referred to as global bonds. Euro bonds are referred to by the currency they are denominated in. Euro dollar bonds are denominated in US dollars. Euro yen bonds are denominated in yen. બરાબર હે? યુએસમાં રૂપીમાં પૈસા કેટલા રેસ કરી શકે? એટલે હવે આ બી એ જ છે ને કે તું શું કર્યું તે યુરોપમાં જઈને જેપનીઝ યેનમાં પૈસા રેસ કર્યા, રાઈટ? તો એવું બી કઈ રીતે પોસિબલ થાય? એટલે ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ કે એ લોકો જોડેથી આવું પોસિબલ થઈ શકે, રાઈટ? પછી ફોરેન એક્સચેન્જ પડ્યું હોય. એટલે આ તો રૂપીવાળું તો એક્ઝામ્પલ આપણને સમજ પડે, બાકી આવું કોઈ. Euro bonds are referred to by the currency they are denominated in. Euro dollar bonds are denominated in USD. Euro yen bonds are denominated in yen. At one time, most euro bonds were issued in bearer bond form.
Ownership of bearer bond was not officially recorded by the issuer. Hence, ownership was evidenced simply by possessing the bonds. So कोई भी bearer word यूज होता है तो तुम possession से ही ओनर बन जाओगे, भले नाम किसी का भी लिखा हो, बराबर. Today euro bonds like most other bonds are registered bonds with record of ownership, बराबर. Foreign bonds, global bonds and euro bonds that involve more than one currency are often collectively referred to as international bonds to distinguish them from domestic bonds which involve only a single currency. While domestic and international bonds are subject to varying laws and regulations in different jurisdictions and have different conventions related to coupon frequency and calculation methods, the factor that is likely to best describe difference in yields across different markets is the currency of the bonds, right? This is because the interest rates that determine the bonds yield will be driven by the market interest rate of the country in whose currency the bond is denominated, बराबर. सो डॉलर के बॉन्ड इशू किए हैं तो डॉलर के इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करेगी. Sukuk bonds are Sharia compliant bonds with specific restrictions on the payment of interest and use the proceeds of the bond issue to comply with Islamic law. The periodic payment on the bonds are considered to be cash flows from rent on underlying asset, right? उनके अंदर इंटरेस्ट हराम है तो इसीलिए वो लोग रेंट के फॉर्म में पैसा देते हैं, पर था तो एज, राइट. ओके, टैक्सेशन ऑफ बॉन्ड इनकम. Most often, the interest income paid to bondholders is taxed as ordinary income at the same rate as wage and salary income. The interest income from bonds issued by municipal government in US is most often exempt from national income tax and often from state income tax in the state of issue, right? So US में municipal bonds जो होता है उसके ऊपर टैक्स नहीं होता है. इंडिया में ट्रेजरी बॉन्ड्स के ऊपर टैक्स होता है. मिकेन आके बोल के ना TDS नहीं होता है, टैक्स तो होता ही है, right? When a bondholder sells a coupon bond before maturity, it may be at a gain or a loss relative to the purchase price. Such gain and loss are considered capital income. Capital gains are often taxed at lower rate than ordinary income. India में capital gain tax 20% है और ordinary income tax can be as high as 33-34%, right? Capital gain on the sale of asset that has been owned for more than some minimum amount of time may be classified as long-term capital gains and taxed at even lower rate. ये तो 10% है ना? हाँ, नहीं 20% ही है, ये भी 20 है? 20 ही है, राइट. So the indexation. इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है, लेकिन फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स आया. Zero coupon bonds and other bonds sold at significant discount to par when issued are termed as OID bonds, original issue discount bonds. Because the gains over an OID bond's tenor as its price move towards par value are really interest income, these bonds can generate a tax liability even when no cash interest has been made, right? 100 की वैल्यू 107 हुई लेकिन मेरे को मिली नहीं है तो मुझे नोशनल 7 पे टैक्स भर देने का, राइट. इन मैनी tax jurisdiction, a portion of the discount from par at issuance is treated as taxable interest income each year. Such tax jurisdictions provide a symmetric treatment for bonds issued at premium to par, allowing part of premiums to be used to reduce the taxable portion of coupon interest payments. सही है. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. चलो इसके फटाफट 2-3 एमसीक्यूज देख लो फटाफट. बलून पेमेंट में क्या होगा?
बलून पेमेंट में क्या होगा? ए पीरियोडिक पेमेंट कम होंगे ना, पहले सिर्फ ब्याज दे रहा हूं और लास्ट में प्रिंसिपल दूंगा। और फुल्ली अमोर्टाइजिंग में क्या होगा? हर एक सेम अमाउंट दूंगा, राइट? तो लोअर रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट्स एंड हायर फाइनल पेमेंट। फिर नेक्स्ट बलून पेमेंट कूपन पेमेंट નું થોડું સિમિલર છે, બસ ખાલી થોડું એ જ કૂપન પેમેન્ટ જ. એટલે જે પેલું છે આપણું ઝીરો કૂપન બોન્ડ એમાં આપણે ઇન્ટરેસ્ટ બિલકુલ નથી મળતું અને સીધું ફાઇનલ જ વેલ્યુ મળે છે વધારે. આમાં એવું છે કે ઇન્ટરેસ્ટ ઓછું મળે છે અને પછી ઇન્ટરેસ્ટ રેગ્યુલર મળે છે ને પ્રિન્સિપલ સીધું મેચ્યોરિટી ઉપર પાછું મળે છે. દેટ ઇઝ નોર્મલ બોન્ડ વિચ ઇઝ અ બલૂન પેમેન્ટ. 100 રૂપિયાનો બોન્ડ ઇસ્યુ કર્યો, 10 વર્ષનો બોન્ડ છે, 10 વર્ષ સુધી 8 રૂપિયા વ્યાજ લીધું ને છેલ્લા વર્ષે 100 રૂપિયા પાછા આવ્યા, તો એ તારું બલૂન સ્ટ્રક્ચર થયું. ઓકે. With which of the following features of a corporate bond issue does an investor most likely face the risk of redemption before maturity? फ्लोटिंग रेट में तो रिस्क ही नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम. सिंकिंग फंड में भी रिस्क नहीं होगा क्योंकि वो प्रिंसिपल बीच बीच में काटते जा रहे हैं. तो सबसे ज्यादा रिस्क कब आएगा? जब टर्म मैच्योरिटी स्ट्रक्चर होगा और इंटरेस्ट रेट अचानक गिर गए तो बोलेगा कि लाओ चलो पैसे वापस लाओ, राइट? बॉन्ड वापस दे दो. A 10-year bond pays no interest for 3 years, then pays 229.5, followed by payment of 35 semi-annually for 7 years and an additional $1,000 at maturity, right? सही है. Which of the following bond most हाँ सर सेकंड में सिंकिंग फंड नहीं आएगा क्योंकि उसमें री इन्वेस्टमेंट का रिस्क रहता है, तो रिस्क ऑफ रिडम्पशन बिफोर मैच्योरिटी. Which of the following features does an investor most likely face? Sinking fund में रीइन्वेस्टमेंट रिस्क. हाँ क्रेडिट रिस्क. नहीं रिस्क ऑफ रिडेम्पशन है ना, रिस्क ऑफ रिडेम्पशन बिफोर मैच्योरिटी. तो मेरे पैसे जो है वो तो सिंकिंग फंड में बीच बीच में रिडीम ही होते जा रहे हैं. પાછળ બી આ हाँ बराबर है क्योंकि सिंकिंग फंड में तो क्या है कि 5 साल के बाद हर साल मेरे पैसे तुम रिडीम करते देते जा रहे हो. टर्म मैच्योरिटी स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट नहीं हुए तो पूरा का पूरा मैच्योरिटी तक बॉन्ड चल भी जाएगा. बराबर है, बी आएगा. नंबर 4. Which of the following most accurately describes the maximum price for a currently callable bond? કોલ પ્રાઇસ. Describes the maximum price for a currently call price ही लग रहा है. par value तो नहीं, the present value of its par value. Present value of its par value. એટલે સેમ જ થયું ને. એટલે 2032 વાળું બોલો જતું હોય. Call price. Investor buys a pure discount bond, holds it to maturity, and receives its par value. Investor buys a pure discount bond, holds it to maturity, receives the par value. For tax purpose, the increase in bond's value is most likely to be treated as interest income. ठीक है. शंकरलाल, अरे कॉर्फिन ने मिकिन ने कौन सा टॉपिक कराया लास्ट क्लास में? थर्सडे. મારે લિક્વિડિટી કરાવવાનું છે ને? ઓકે. સર આમાં ફિફ્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ કેવી રીતે? કારણ કે ઇફેક્ટિવલી તને જે પૈસા મળી રહ્યા છે વ્યાજના પૈસા મળી રહ્યા છે. કીધું ને 700 માં રોકીને 1000 માં રિડીમ કરીશ તો ઇફેક્ટિવલી તને જે મળ્યું એ શું મળ્યું? એ તારું વ્યાજ મળ્યું. એટલે આમાં કેપિટલ ગેઇન તો નથી નથી. અને ટેક્સ એક્ઝેમ્પ્ટ બી ના આવી. ના, ચલો इसको निकालो.
कैंसिल करेंगे ये यहाँ से निकाल के दो ना. આમાં પાછળ લખ્યું છે કે ઘણી jurisdictionsમાં ભલે cash ના મળે તો બી taxation થાય. हाँ यस यस फिनिश भी कर दे.